डियर स्टूडेंट्स, लेट्स चेक कि आपका ग्रामर में कट ऑफ कितना बन रहा है. राइट. हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और किसी एक पार्ट में ग्रामर की एरर है. जिसमें एरर है वही आपका आंसर हो जाएगा. सभी 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद अपने आंसर्स को चेक करिए. क्वेश्चन नंबर 1, शी प्रिवेंटेड मी टू एंटर द ऑफिस विदाउट आईडी. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो अपने बाद या तो जिरंड को लेते हैं या तो इन्फिनेटिव को. हमें पता है कि जिरंड जो होते हैं वो वर्ब में आईएनजी लगाकर बनते हैं. ठीक है. और जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ना, वो वर्ब से पहले टू लगाकर बनते हैं. और प्रिवेंटेड के साथ हमेशा जिरंड का यूज होता है, यानी वर्ब की आईएनजी बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है. शी प्रिवेंटेड मी टू एंटर. यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज हुआ है. वर्ब से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनता है. हमें सिंपली इसे जिरंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो शी प्रिवेंटेड मी और इसके साथ हमें प्रीपोजिशन का भी यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम, और जिरंड हो जाएगा एंटर का एंटरिंग. शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग. 2. The teacher objected to the students talking during the exams या during the lecture. तो टीचर ने ऑब्जेक्ट किया स्टूडेंट्स का बातचीत करना. ठीक है. और यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं, स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्शन किया है या स्टूडेंट्स के बातचीत करने का किया है. स्टूडेंट्स के बातचीत करने का किया है. तो जब स्टूडेंट्स के बातचीत करने का किया है तो ये जो केस है ये पॉजेसिव केस होना चाहिए. और पॉजेसिव कैसे बनाते हैं, जब भी प्लूरल में एस आया हो तो उसके बाद सिंपल हम एक अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं. राइट. इसका दूसरा लॉजिक एक और है. ग्रामर का रूल ये कहता है कि हमेशा प्रीपोजिशन और जिरंड के बीच में, प्रीपोजिशन और जिरंड के बीच में अगर नाउन या प्रोनाउन का कोई केस आएगा तो वो हमेशा पॉजेसिव होगा. क्लियर हो गए. प्रीपोजिशन और जिरंड के बीच में नाउन और प्रोनाउन का हमेशा पॉजेसिव केस आता है. ठीक है. तो हम इसे पॉजेसिव में कन्वर्ट कर देना चाहिए. और पॉजेसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टूडेंट के बाद एस लगाकर. क्लियर हुआ. वी वर सरप्राइज एट देम रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल. हम बहुत सरप्राइज थे क्योंकि उन्होंने प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था. ठीक है. तो ये सेंटेंस जो है इसकी स्ट्रक्चरिंग हमें कैसे करनी चाहिए, उनके द्वारा रिफ्यूज करने, प्रपोजल को रिफ्यूज करने की वजह से हम बहुत सरप्राइज थे. ठीक है. तो अगेन प्रीपोजिशन और जिरंड के बीच में नाउन और प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, पॉजेसिव केस आता है. 1 मिनट पहले हमने किया है. सो ये देम का क्या हो जाएगा, देयर. उनके रिफ्यूज करने की वजह से हम सरप्राइज थे. ठीक है. He denied that he has taken the money from the drawer. उसने डिनाई किया था कि उसने ड्रॉर में से पैसा लिया है. तो देखिए अब इस सेंटेंस में जो एरर है ना, 2 तरीके की एरर है. एक तो इसमें टेंस की एरर भी दिख रही है क्योंकि देखो he denied that he has taken. एक सेंटेंस आपका पास्ट में चला गया, ठीक है, सिंपल पास्ट में, और दूसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया. तो स्ट्रक्चर इस तरीके से कभी भी नहीं होता है. स्ट्रक्चर कैसे होता है कि पास्ट का पास्ट के साथ होता है. ठीक है ना, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट. तो एक एरर तो यहाँ ये दिख रही है. और दूसरी एरर की बात अगर करें तो ये डिनाइड जो है ना, ये वर्ब हमेशा अपने साथ जिरंड को लेती है. 2 एरर्स हैं इसमें. तो अब अगर इसको हम करेक्ट करेंगे तो ही डिनाइड दैट ही हैज टेकन, तो या तो हम दैट हटा दें और लिख दें ही डिनाइड हैविंग टेकन. एक तरीका तो ये हो गया. मतलब हमने क्या किया, हैज एक ऑक्सिलरी वर्ब था, उसमें आईएनजी जोड़कर हमने जिरंड बना दिया. तो ही डिनाइड हैविंग टेकन द मनी. और दूसरा हम इसके टेंसेस को ठीक करें. टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट के साथ होता है. जो चीज़ पहले हुई हो उसे पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुई हो उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो पैसा ड्रॉर से लेना ये पहले हुआ होगा और डिनाई
इसी फैक्ट को किया गया है तो ये बाद में हुआ होगा। तो जो पहले एक्शन है उसे आप किस में कन्वर्ट करें, पास्ट परफेक्ट में, हमें पता है। तो या तो हम सिंपली इसे क्या करें, हैड में कन्वर्ट कर दें, ही डिनाइड दैट ही हैड टेकन द मनी, या हम क्या करें, ही डिनाइड हैविंग टेकन द मनी। दोनों ही तरीके से सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। 5. The committee has submitted their report yesterday. कमिटी ने अपनी रिपोर्ट कल जमा कर चुकी थी। सेंटेंस सुनने में कितना अटपटा लग रहा है, कर चुकी थी, कि अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें कर दी थी तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो सिंपल कॉमन सेंस ये कह रहा है कि यहाँ पर हैज़ की ज़रूरत ही नहीं है, चूंकि यहाँ येस्टरडे आया है तो ये सिंपल पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। Isn't it? सिंपल पास्ट में हम इसे अगर सेंटेंस को बनाएंगे तो सही हो जाएगा। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट येस्टरडे। तो बेसिकली एक और एरर है, हमें रूल अच्छे से पता है कि देयर आर सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, अगर वो एक सिंगल यूनिट जैसे काम कर रहे होते हैं तो हमें उन्हें सिंगल ही ट्रीट करना चाहिए, वर्ब भी सिंगल लगानी चाहिए और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लगानी चाहिए। और अगर वो डिविजन शो कर रहे हैं, ओपिनियन में डिविजन शो कर रहे हैं, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन लगाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर भी दो एरर हैं, एक तो टेंसेस में कंसिस्टेंसी नहीं है, येस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट आना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे प्रोनाउन में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए भी है और सी भी है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जब दो ऑप्शंस आपको सही लगें, तो आप बिगर पिक्चर को देखिए, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंसेस की कंसिस्टेंसी या प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के व्यू पॉइंट से टेंसेस की कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 6. Neither of the boys have completed his assignment on time. Neither और either ये दो में से किसी एक की बात करते हैं, ठीक है, किसी एक की। और जब भी सेंटेंस में नीदर या आइदर आता है तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और ऐसे केसेस में हमेशा जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। I look forward to meet you next week. I look forward to, तो बेसिकली देखो ये look forward to जो है ना, look forward to, ये पूरा का पूरा एक फ्रेसल वर्ब है। तो इसे आप ये मत सोचिए कि टू मीट जो है ये इन्फिनेटिव है, नहीं, लुक फॉरवर्ड टू पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, और इसके साथ हमेशा जो वर्ब होती है वो जिरन फॉर्म में आती है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, राइट। ही सक्सीडेड इन सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। ही सक्सीडेड के साथ भी जो वर्ब आएगी वो जिरन फॉर्म में आएगी, तो क्या हो जाएगा, ही सक्सीडेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली। शी इज केपेबल ऑफ टू हैंडल द सिचुएशन इफिशियंटली, तो क्या होगा, शी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग। केपेबल ऑफ के बाद वर्ब जिरन फॉर्म में आएगी, शी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिरंड और इन्फिनेटिव्स में डिफरेंस कर पाना, और किस वर्ब के साथ जिरंड और किसके साथ इन्फिनेटिव आता है ये आइडेंटिफाई करना। शी अक्यूज्ड हिम फॉर स्टीलिंग द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब देखो यहाँ पर शी अक्यूज्ड हिम फॉर, अक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ ही आती है, ये कॉलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अक्यूज के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ। शी अक्यूज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्मिंग यू दैट योर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। रिग्रेटेड, आई रिग्रेट और रिग्रेटेड इनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो देखो टू तो इन्होंने यूज कर दिया, लेकिन वर्ब में आईएनजी भी जोड़ दिया, तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, राइट। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू that your application was rejected. 12. This is one of the best books that has been published this year. This is one of the best books. वन है यानी आउट ऑफ मैनी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर that has है। हमारा एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, ये उन किताबों में से एक है जो इस साल पब्लिश हो चुकी हैं। तो
हो चुकी हैं। हम किन की बात कर रहे हैं? किताबों की जो कि पब्लिश हो चुकी हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा, बेस्ट बुक्स। ठीक है, तो हैव बीन प्लूरल है तो कंसिस्टेंसी। The teacher advised me to not waste my time on trivial matters. The teacher advised me to not waste, not to waste. इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। जो ये वाला टू है, यानी इन्फिनिटिव जो है टू, वो वर्ब के पास होना चाहिए, नॉट टू वेस्ट। ठीक है, इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब से पहले लगाकर बनाया जाता है, और यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग गलत हो गई है। द टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम। 14. Despite of working hard throughout the year, he failed to clear the examination. Despite of working hard. Do remember, despite का मतलब ही होता है के बावजूद, मतलब despite में of included है, और जब included है तो of लगाने की जरूरत भी नहीं है, right? So despite working hard. The cattle is grazing in the field near the river. Cattle एक plural noun है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है किसको? जानवरों को जो कि पास्चर में ग्रेसिंग करते हो, राइट? तो ये बेसिकली कैटल है, और इसके साथ प्लूरल नाउन के साथ हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया है, तो आर यूज होना चाहिए इसकी जगह। A pair of scissors were lying on the table beside the book. A pair of scissors. So do remember, a pair of scissors जो है ना, ये क्या शो करता है? एक कैंची। ठीक है, a pair of scissors क्या शो करता है? एक कैंची। मतलब अगर हम scissors को अकेले यूज करते हैं तो इसका मतलब कैंची होता है, लेकिन जब हम इसके आगे नंबर लगा देते हैं तो वो कैंची कितनी है ये डिस्क्राइब होना शुरू हो जाता है, ये पता लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अ पेयर से क्या पता चल रहा है कि एक कैंची है। क्लियर हुआ? अगर हम दो लिखना चाहते हैं तो 2 पेयर्स ऑफ सिजर बना देंगे, यहाँ पर एस लगा देंगे। ठीक है, अगर हम 3 लिखना चाहते हैं तो 3 देन पेयर्स ऑफ सिजर्स लगा देंगे। क्लियर हुआ? वर लाइंग ऑन द टेबल बिसाइड द बुक। तो अब जब हमने एक कैंची बोल दिया तो हमें वर नहीं, हमें वॉज लगाना है यहाँ पर। डू रिमेंबर, अगर सिजर्स से पहले आपको क्वांटिटी मिल रही है तो आपको वर्ब हमेशा उसी के अकॉर्डिंग लगानी चाहिए। अ पेयर ऑफ सिजर्स वाज लाइंग। एंड एक ग्रामर का रूल ये भी है कि वो सारी चीजें जिनके 2 पार्ट्स होते हैं उनकी स्पेलिंग में एस आता ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता था अ पेयर ऑफ सिजर, तो आपको ये देखना था कि इसमें एस नहीं लगा है तो एस लगाया जाना चाहिए। राइट है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे टोंग्स है, ट्राउजर्स है, इन सब में 2 पार्ट्स होते हैं और इसलिए इनके बाद एस लगता है। 17. This is the only means by which he can achieve his goals. This is the only means. Only का मतलब हो गया one, right? और means का मतलब यहाँ पर क्या है? जरिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, means अगर आप जरिए के सेंस में यूज कर रहे हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। और इसका दूसरा अर्थ है वेल्थ या इनकम। ठीक है, अगर आप वेल्थ और इनकम के सेंस में मीन्स को यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा इसे प्लूरल ही यूज करना है। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किस सेंस में यूज किया है मीन्स को? दिस इज द ओनली मीन्स बाय विच ही कैन अचीव हिज गोल्स। केवल एकमात्र यही जरिया है जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है या उसे अचीव कर सकता है। तो ये एकमात्र या इकलौता जो है ना, ये हमें आइडिया क्या दे रहा है? वन का आइडिया दे रहा है ना? तो दिस इज द ओनली, यानी कि दिस भी सिंगुलर हो गया, इज वर्ब भी सिंगुलर हो गई, ओनली मीन्स सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें सिंगुलर के हिसाब से। बाय विच, जिसके जरिए, तो बेसिकली बाय, देखो बाय हमेशा हमें डूअर के सेंस में यूज करना चाहिए। जैसे हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, आई टीच यू, यू आर टॉट बाय मी, तो बाय कौन हो गया? डूअर हो गया। लेकिन यहां हमने क्या किया है? हमने बाय को मीन्स के लिए यूज कर दिया है। ठीक है, द मीन्स आर यूज बाय अस, ये सही
कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो मीन्स के लिए जो आपने प्रीपोजिशन यूज की है वो गलत है। दिस इज द ओनली मीन्स विद विच ही कैन अचीव हिज गोल्स। ठीक है। 18. The number of sheep in the field are increasing rapidly due to favorable conditions. Number of sheep. sheep हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन सब्जेक्ट sheep तो नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? हम उसके नंबर की बात कर रहे हैं, sheep की बात ही नहीं कर रहे। क्या इंक्रीज हो रहा है? नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब भी आपको डाउट हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, वर्ब से कनेक्ट करके देखिए, तब आपको एक्चुअल सब्जेक्ट समझ में आएगा। यहाँ पे शीप सब्जेक्ट नहीं है। इंक्रीज क्या हो रहा है? जो वर्ब है वो हमें बता रही है कि एक्चुअली नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और नंबर क्या है? सिंगुलर होता है ना। नंबर यहाँ पर सिंगुलर है, कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। और जब ये सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए? इज इंक्रीजिंग और आर इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, इन इंक्रीजिंग यूज होना चाहिए, आर इंक्रीजिंग गलत है। ठीक है, सो आंसर हमारा बी हो जाएगा। A number of cattle is suffering from the disease in the village. देखिए सेम क्लासिक एग्जांपल है। A number of cattle is suffering, हमें वर्ब से समझना है कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है। अब बताओ सफर कौन करेगा? नंबर करेगा या कैटल करेगी? डिजीज से, डिजीज से जो सफर करेगी वो कैटल करेगी, नंबर नहीं कर सकता। तो एक्चुअली सब्जेक्ट कौन है? कैटल है। और हमारा जो हमें अभी पता है कि कैटल जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और जब ये प्लूरल होता है तो हमारा जो वर्ब हो जाएगा वो आर हो जाएगा इसकी जगह। सो आंसर क्या होगा? बी। द न्यूज अबाउट द एक्सीडेंट हैव शॉक्ड एवरीवन इन द विलेज। द न्यूज, ये न्यूज हमेशा जो होता है ये सिंगुलर होता है। अगर इसके बाद में एस लगा है तब भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हैव शॉक्ड की जगह, अब चूंकि न्यूज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। मैथमेटिक्स आर कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बाय मेनी स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसमें आपने क्या करा है? आर लगा दिया है। सिंपली इज होना चाहिए था। सो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब के बाद एस आता है, लेकिन वो होते क्या है? सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर ही इनके साथ वर्ब लगनी चाहिए। Several species of birds is found in this sanctuary during winter. तो देखो जब भी सब्जेक्ट हमारा बहुत सारे वर्ड्स उसमें हो और हमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा उसे वर्ब से कनेक्ट करके देखना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। इज फाउंड, क्या सैंक्चुरी में क्या मिलता है? बर्ड्स मिलती हैं या सेवरल स्पीसीज मिलती हैं? किसकी बात हो रही है? बर्ड्स की नहीं, सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की बात हो रही है। यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है, प्लूरल है। और जब ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल हो जाना चाहिए। द पीपल ऑफ दिस विलेज इज नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी अक्रॉस द रीजन। द पीपल ऑफ दिस विलेज, जो ये पीपल है ना, ये पीपल हमेशा प्लूरल होता है। पीपल का मतलब ये लोग है ना, और जब ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आनी चाहिए। The means adopted by the organization was effective in solving the issue. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर मीन्स को आप जरिए के सेंस में यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो सकता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। उस सेंटेंस में ओनली वर्ड आया था जिससे हमें पता चला था कि यहाँ पर जो मीन है वो मीन्स जो है वो सिंगुलर जैसे यूज किया गया है। अब यहाँ पर देखो कैसे यूज किया गया है, आपको क्या लग रहा है? कोई भी हिंट नहीं है कि सिंगुलर है। तो ये द मीन्स अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वॉज इफेक्टिव, यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है मीन्स से पहले कुछ भी सिंगुलर को इंडिकेट करने के लिए एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सिंपली है वो क्या है? ये प्लूरल है और इसके साथ वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही आनी चाहिए। कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे तरीके या माध्यम अपनाए इश्यू को सॉल्व करने के लिए। He objected to me entering the room without permission. उसने मेरा कमरे में बिना परमिशन के घुसने का विरोध किया। मेरा विरोध नहीं किया, मेरे घुसने का विरोध किया। अगेन सेम प्रॉब्लम है, प्रीपोजिशन और जिरंट के बीच में जो भी नाउन और प्रोनाउन आते हैं वो हमेशा अपने पॉजेसिव केस में होते हैं। तो ये मी का पॉजेसिव केस माय होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो हमने यहाँ 25 क्वेश्चंस
19 मिनट्स के अंदर सॉल्व करे हैं। तो रफली जब हम पढ़ रहे होते हैं तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आप बहुत स्विफ्ट तरीके से, फास्ट तरीके से 15-20 मिनट के अंदर डेली ग्रामर करें, आधा घंटे के अंदर अपना एडिटोरियल कर लें। तो आप खुद सोचिए कि इंग्लिश पे अगर आप सिर्फ 1 घंटा दे रहे हो तो आपकी 4 घंटे की तैयारी एक दिन में मोर देन एनफ है एग्जाम को क्रॉस करने के लिए। और अगर कोई ये कह रहा है कि क्लर्क के एग्जाम के लिए या पीओ के एग्जाम के लिए वो 12 घंटे डेली पढ़ रहा है या पढ़ना चाहिए, तो आई डू नॉट थिंक दिस इज करेक्ट। क्योंकि मैंने भी कभी अपने एग्जाम के लिए, मैंने 4 बैंक पीओ के एग्जाम क्लियर किए, लेकिन मैंने 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा हार्डली शायद ही कभी पढ़ा होगा। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस